केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? हम केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन की बात करते हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, ये एक्सप्रेस करता है किसी सब्सटेंस को इन्वॉल्वमेंट इन रिएक्शन और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है। यानी आप किसी सब्सटेंस को लेते हैं जो आपकी जरूरत है और उससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमें जरूरत है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये जब हम बनाते हैं और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा, जिसमें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट हो गए। जो लेफ्ट पार्ट होता है आपके अपने तरफ से, वो हो जाएगा रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनता है वो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी दो पार्ट है। जब हम कोई चीज इन्वॉल्व करते हैं, किसी सब्सटेंस को इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बन जाता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इनऑर्गेनिक बहुत सारे केमिस्ट्री के पार्ट हैं। तो इनऑर्गेनिक में जो है वो चार तरह के रिएक्शन होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन in inorganic chemistry, in inorganic chemistry। उसमें सबसे पहला है जिसको हम बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, या तो हम उसे कॉम्बिनेशन बोले या एडिशन बोले, सिंथेसिस बोले, कुछ भी नाम हो सकता है। तो इसमें से कोई भी नाम दे, कॉम्बिनेशन, एडिशन, सिंथेसिस, रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? तो इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट्स को ABCD से, कैपिटल ABCD से डिनोट करें, तो हमारे पास रिएक्टेंट है A और B। जब दो को हमने दो या तीन भी जोड़ सकते हैं, जब दो जोड़ के हमने बनाया AB, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर इस तरह का डायग्राम, अगर इस तरह का आपका आ रहा है किसी भी सिंबल्स, मतलब जोड़ने के बाद, तो एलिमेंट को जोड़ने के बाद या दो कंपाउंड को जोड़ने के बाद एक प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब इसमें अगर एक सिंपल सा, सबसे सिंपल एग्जांपल लें, तो C प्लस O2 बन गया CO2। तो ये कॉम्बाइन कर गया रिएक्टेंट्स एंड उससे प्रोडक्ट बन गया। अब जो दूसरे टाइप का रिएक्शन है उसमें, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, डी मतलब किसी चीज को जो बना हुआ है ऑलरेडी, जो पहले वाला रिएक्शन था उसको हमने तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए क्या होता है कि अगर उसी रिएक्शन को, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड में डाल दें, यानी AB को हम रिएक्टेंट साइड में डाल दिया, अगर हमारे पास ऑलरेडी CO2 बना हुआ है, और फिर से इसको हमने तोड़ दिया, A और B में अलग अलग तोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। हो सकता है कि दो से ज्यादा भी टूट जाए, तीन में टूट जाए, चार में टूट जाए, बट फॉर्म यही है कि एक ओवरऑल एक सब्सटेंस को, जिसको हमने रिएक्टेंट्स लिया था, उसी में से टूट के बहुत सारे बने। अब डिकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो अलग अलग तरह से लिया जाता है। उसमें एक लेते हैं हम, जैसे लाइट एनर्जी यूज करते हैं। तो लाइट एनर्जी अगर यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर आपने लाइट यूज किया है इसको तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए। दूसरा है, अगर आपने हीट लिया है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल या हीट एनर्जी यूज किया है आपने, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर तीसरा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है आपने,
इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सब मेथड है जिसमें डिकम्पोजिशन का आप कोई भी एनर्जी का फॉर्म लेके लाइट ले सकते हैं, थर्मल एनर्जी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं, और सबका अलग अलग नाम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज किया है। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए अगर हम लें कि अगर H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जनरली यूज करते हैं ENT डॉक्टर्स कान में डालने के लिए और उससे साफ करते हैं। तो इसके केस में आप देखो, अगर इसको आपने तोड़ा है तो ये टूट के बनाएगा 2H2O, वाटर में कन्वर्ट हो गया, और ये थोड़ा अनस्टेबल होता है कंपाउंड, और ऑक्सीजन इसमें से अलग हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है जो लाइट के कारण भी, अगर लाइट में इसको रखेंगे तो लाइट के सन रेज के कारण या लाइट, इसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। इसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। इसीलिए होता क्या है कि इस तरह की दवाई जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको जो है लाइट के आसपास नहीं रखा जाता, अंधेरे में रखा जाता, नहीं तो ये अपने आप टूट के वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा जो टाइप है उसमें उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें क्या करते हैं, फिर हम ABC को ही यूज कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा मेटल या नॉन मेटल है और उसके साथ कोई एक कंपाउंड है। अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो अब ये हो क्या रहा है कि A और C कंबाइन कर रहा है और B अलग हो रहा है। यानी अगर इसको हम किसी एग्जाम्पल से देखें तो जिंक हमारे पास एक मेटल है, इसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया, और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराने से ये क्या हुआ कि जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, सिंगल डिस्प्लेस कर गया। ये जो कॉपर था वो डिस्प्लेस हो गया अपने जगह से, कॉपर अलग हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के कुछ रूल्स हैं जिसके कारण एक दूसरे को डिस्प्लेस करने में हेल्प करता है। तो जब अगर उसके सीरीज है, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं कि कैसे कैसे कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा कौन कम होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। यानी आपका जो एग्जाम्पल है इसमें कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, जिंक इज मोर रिएक्टिव। इन दोनों के बीच में अगर मोर रिएक्टिव, अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करें कॉपर और जिंक के बीच में। लेकिन अगर इसका पूरा एक चार्ट ले लें, थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं इसको आसानी से, उसमें आ जाता है लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, सीजियम, बेरिलियम, उसके बाद स्ट्रॉन्सियम, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, इसको एक स्टैंडर्ड माना गया हाइड्रोजन को। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, Au, प्लैटिनम। यानी ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, और ये जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है। लिथियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है और ये रिएक्टिव है, और इस तरह से ये ऑर्डर चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, और ये यहाँ से चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा। तो आप रिप्लेस कर, आप गौर करके भी देखें तो जिंक और कॉपर जो है, जिंक देखिए ये पहले है,
नंबर पे और कॉपर बाद में है, यानी जिंक ज्यादा मोर रिएक्टिव था, इसलिए हमने जिंक को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर ZnSO4 होता, अगर उसी रिएक्शन को हम थोड़ा चेंज कर दें कि ZnSO4 और उसके बाद हम कॉपर को रख दें और कहें कि व्हाट विल बी द रिएक्शन, तो यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में ये नहीं है। रिएक्टिव सीरीज में पहले जो है वो जिंक है, तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक को आप डिस्प्लेस करते हो तो ये रिएक्शन होता है। रिएक्टिविटी सीरीज का इंपॉर्टेंट रोल है। नॉन मेटल के लिए भी ये सीरीज होता है। नॉन मेटल में आप कॉमनली जो यूज होता है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। तो इसमें भी ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया, मोस्ट रिएक्टिव, और आयोडीन जो है लीस्ट रिएक्टिव। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये मेटल के लिए ही होता है? नहीं, ये किसी के लिए भी हो सकता है, मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव। तो ये जनरली रिएक्टिविटी सीरीज को आप एक बार जब देखेंगे बार बार तो ये कॉमनली आ जाएगा। उसके अलावा जो फोर्थ है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि पहले ही ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट हमने सिंगल की बात करी, तो उसी में हमने क्यों नहीं डाल दिया, तो अलग से डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों किया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, इसमें दोनों ही डिस्प्लेस होते हैं, दोनों ही कंपाउंड डिस्प्लेस होते हैं। तो अगर हम इसको एक उससे दिखाएं, AB प्लस CD, ये हमारे पास रिएक्टेंट था, तो ये क्या बना, ये बन गया AD प्लस BC। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का फिर हम बात करेंगे क्यों नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट से क्यों नहीं काम चला। तो इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो प्रेसिपिटेट अगर चाहिए किसी भी चीज का, यानी सॉलिड क्रिस्टल चाहिए, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड अगर प्रोडक्ट चाहिए फ्रॉम द रिएक्शन, सॉलिड प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको डबल डिस्प्लेसमेंट ही यूजफुल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा रिएक्शन है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, दोनों ही एक्वस में डालेंगे क्योंकि सॉलिड में तो रिएक्शन डायरेक्टली होगा नहीं, तो क्या होता है, ये बनेगा AgOH और ये सॉलिड हो जाएगा और यही प्रेसिपिटेट होगा, और इसके अलावा NaNO3। तो जब भी आपको प्रेसिपिटेट की जरूरत होगी तो उसके लिए आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जरूरत